हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, PT 365 इन्वायरमेंट की ये दूसरी क्लास है जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो आगे वाले आर्टिकल्स हैं, जैसे हाई सी ट्रीटी वगैरह की सभी वेटलैंड्स, कोस्टलैंड और ओशन संबंधित जो भी करंट अफेयर्स में रहे हैं, सभी चीज़ों को मैं आज इस क्लास में कंप्लीट कराऊँगा। पहला टॉपिक है हाई सी ट्रीटी। ठीक है, तो सुर्खियों में क्यों रहा, न्यूज में ये बात क्यों रही है हाई सी ट्रीटी? क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसने भारत को जो BBNJ समझौता है, BBNJ समझौता यानी कि बियॉन्ड बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, यानी कि जो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र है उससे परे, उससे आगे हट करके जो जैव विविधता है, जो क्षेत्र की जैव विविधता है उस पर एक समझौता हुआ था, उसी पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दिया है मंत्रिमंडल ने। ठीक है, इसे हम हाई सी ट्रीटी बोलते हैं, इसीलिए ये हाई सी ट्रीटी जो है खबरों में रहा है। पहले समझते हैं कि हाई सी क्या है, हाई सी ट्रीटी यानी, और यह हाई सी है क्या। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जो है UN क्लॉज को समझना है। UN यानी संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी अभिसमय कन्वेंशन, इसको समझना है। तो सबसे नीचे आते हैं, देखो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है। ठीक है, सब लोग जानते होंगे, इसको बार बार पढ़े होंगे आप। ठीक है, करता क्या है, जो संपूर्ण विश्व है उसका जो वहाँ के सागर महासागर का सस्टेनेबल यूज किस प्रकार से हो, किस प्रकार से जो है लॉज बने, उसका व्यवहारिक तौर पे कैसे उसका इस्तेमाल हो, इन सभी चीज़ों पे एक फ्रेमवर्क बनाता है। 1982 में अपनाया गया था, 1994 में जो है ये लागू हुआ। ठीक है, भारत सहित 170 देश इसके पक्षकार हैं और ये एक जो है ट्रिब्यूनल्स की स्थापना करता है UN क्लॉज के जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नीतल प्राधिकरण। ठीक है, ये सभी चीज़ों का, तो ये जो है UN क्लॉज है, ये संधि है, फ्रेमवर्क है, कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून है। तो इसी ने जो है, अभी आप देखो इस यहाँ पे कि UN क्लॉज का जो सीमांकन है, जो सीमांकन बनाया गया उसके अनुसार किसी भी देश का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, प्रादेशिक समुद्रिक या आंतरिक जल क्षेत्र होता है, उसी के बाहर के जल क्षेत्र को क्या बोलते हैं, खुला समुद्र या हाई सी बोलते हैं। जैसे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल आपको पिक के माध्यम से बताऊंगा। देखो एक मैंने आपको अभी दिखाऊंगा आपको फोटो। एक देखो, एक है टेरिटोरियल सी, तट से 12 समुद्री मील तक फैला होता है, उसको बोलते हैं हम लोग टेरिटोरियल। यानी हमारा मान लो भारत है, ठीक है, ठीक भारत, तो यहाँ तट से 12 तक 12 समुद्री मील तक जो क्या होगा, ये टेरिटोरियल सी। फिर 24 तक जो है, यहाँ से फिर आप देखो तट से 24 मील तक ये क्या होगा आपका कॉन्टिन्यूस सी, यानी इसको सन्निहित क्षेत्र बोलते हैं, बफर जोन के रूप में काम करता है। हमारा जो यहीं पे ये जो जोन होता है ना 24 मील तक, समुद्री मील तक, इसी में किसी भी देश का जो है वो अपने जो प्रादेशिक क्षेत्र होता है, जो उसका रीजनल जो रीजन्स होता है, वहाँ पे जो है वो क्या करता है, उस क्षेत्र का उल्लंघन करने के लिए सभी प्रकार के नियम वगैरह बनाता है देश। ठीक है, यानी अपने अधिकार क्षेत्र में जो है आप नहीं उसके किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में वो आप जा नहीं सकते। ठीक है, उसके लिए कुछ नियम कानून होते हैं। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है कि तट से 200 नॉटिकल मील तक। ठीक है, इस पर किसी भी देश की पूर्ण संप्रभुता होती नहीं है वैसे। ठीक है, तो ये बातें होती हैं। अच्छा देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये इंटरनल वाटर है, ये बेस लाइन है। तो 12 नॉटिकल मील तक ये टेरिटोरियल सी है, 24 नॉटिकल मील तक आपका जो है कंटिन्यूस जोन है, और 200 नॉटिकल मील तक जो है आपका ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, और यही जो है ना हाई सी है, मतलब इस जो 200 नॉटिकल मील तक के बाहर का जो एरिया है ये आपका क्या हो गया, हाई सी हो गया। ठीक है, इसी क्षेत्र के लिए किस प्रकार से जो है समुद्री जो उसका सस्टेनेबल यूज हो, समुद्री जो पूरा खनिज है, तमाम संसाधन है उसके, और कानूनों का किस प्रकार से प्रवर्तन हो, इसी के लिए जो है एक समझौता बना, BBNJ समझौता। उसी पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। ठीक है, ये आपने इसको देख लिया। अब जो है ये देखो, अब ये ग्लोबल कॉमन्स या वैश्विक साझा क्षेत्र क्या होता है कि खुला समुद्र क्षेत्र जो होता है उसका महासागर का लगभग 64% यानी 2/3 हिस्सा, जिस पर उसको ग्लोबल कॉमन्स बोलते हैं, यानी इस पर सबका अधिकार होता है। कोई देश ये नहीं कह सकता कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है, या इस पर सिर्फ एक ही जो है देश उत्पात करता है, वो है चीन। ठीक है, साउथ चाइना सी पे ये इसी का बवाल है। ठीक, वो जो है UN क्लॉज के बहुत सारे प्रावधानों को मानता भी नहीं है। तो BBNJ समझौता जो है ये क्या करता है कि समुद्रिक जैविक जो विविधता उसका संरक्षण के लिए और सस्टेनेबल यूज के लिए समझौता है, जो कि नेशनल जुरिस्डिक्शन से परे क्षेत्र है। ठीक है, तो ये उसी के तहत जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अब जब भी ये समझौता लागू होगा तो तीसरा समझौता होगा,
दो पहले समझौता यूएन क्लॉज के तहत ऑलरेडी चल रहे हैं। कौन से हैं? पहला तो पहला है यूएन क्लॉज का भाग 11 से संबंधित 1994 का समझौता, जो करता क्या है कि खनिज जो संसाधन है उसकी खोज करना है और उसका कैसे निष्कर्षण हो उससे जुड़ा हुआ है। दूसरा समझौता 1995 में फिश स्टॉक, यूएन फिश स्टॉक समझौता, यानी कि किस प्रकार से जो प्रवासी मछली की प्रजाति है उसके स्टॉक करना है, उसका संरक्षण करना और प्रबंधन करना है। दो समझौते यूएन क्लॉज के तहत ऑलरेडी हैं, मतलब इस फ्रेमवर्क के तहत। जब ये BBNJ लागू होगा तो तीसरा होगा, ठीक है। अब ये जब इसको 2023 में अपनाया गया था, 2 वर्षों के लिए ये तक हस्ताक्षर के लिए खुला रहेगा, यानी 2 वर्ष तक जो है इसमें देश शामिल हो सकते हैं BBNJ समझौते में। कानूनी रूप से ये बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि होगी, ठीक है। 91 देशों ने इस पर साइन कर दिए हैं, ठीक, ये बात है। अब सवाल ये उठता है कि भारत में इस पूरे समझौते का क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन कौन करेगा? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है भारत में BBNJ समझौते के क्रियान्वयन का नेतृत्व करेगा, ठीक है। तो ये बातें आपको जाननी जरूरी है, ठीक। अब इसमें लागू होने का दायरा तो आप देख रहे हो, इसमें खुला समुद्र है, इसके लिए तमाम संस्थागत व्यवस्था होगी, तो ये सब सवाल ये सब नहीं पूछेगा। इसमें एक निकाय होगा जो मतलब पक्षकारों का सम्मेलन कराएगा, बार बार मुख्य निर्णय लेगा। एक वैज्ञानिक जो है टेक्निकल बॉडी होगी, साइंटिफिक और टेक्निकल बॉडी होगी, क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म होगा, तमाम प्रकार की इसमें फंडिंग वगैरह संस्थाएं होंगी, तो उसको छोड़ो आप। इसमें जो है BBNJ संधि के 4 घटक हैं। तो समुद्री अनुवांशिक संसाधन, यानी कि इसमें जो लाभों का उचित और न्यायसंगत तरीके से बंटवारा हो, जो भी संसाधन है, ठीक है, उनका जो है उचित और न्यायसंगत बंटवारा हो। दूसरा होगा क्षेत्र आधारित प्रबंधन उपकरण होंगे, जैसे हर क्षेत्र के लिए अलग अलग जो है वो प्रबंधन के टूल्स जो है यहाँ पे बनाए जाएंगे, और उसके लिए जो है सबसे अगर देखें तो जो इसमें बहुत सारे समुद्री क्षेत्र के जो है उपाय हैं, संरक्षित करने के क्षेत्र के उपाय जो है इसमें शामिल किए जाएंगे, ठीक है। अब आता है इसमें, अब देखो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी होगा और कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का भी जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बातें इस वाले पूरे समझौते में, इस संधि में किए जाएंगे, ठीक है। ये बातें जो हैं हम यहाँ पे पूरे इसमें BBNJ संधि में किया जाएगा। तो ये बस मूलतः आपको समझना है कि संधि है क्या, ठीक है। किस यूएन क्लॉज को देख लिया आपने, अब हाई सी को समझ लिया क्या होता है, बस इतना ही जानिए। बाकी इसमें से बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, उतना कुछ नहीं पूछेगा प्रीलिम्स में। अगर पूछेगा भी तो वो स्टेटमेंट में रहेगा, जो कि बहुत ही कॉमन से स्टेटमेंट रहेंगे, एलिमिनेट करने लायक रहते हैं। अब आता है कोरल ब्लीचिंग। सुर्खियों में क्यों रहा कि भारतीय तट पर बड़े पैमाने पर कोरल ब्लीचिंग की घटना देखी गई। अब ये कहाँ पे हुआ? तो लक्षद्वीप, आप देख रहे होंगे, लक्षद्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी और पाके खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे हुए हैं। कुछ जो है कुछ जो है अगर जो प्रवाल विरंजन हो रहे हैं गोवा में भी हो रहे हैं, ठीक है। इस वाले रीजन में भी देख लो, कच्छ की खाड़ी में भी। तो ये जो है भारत में प्रवाल पाए जाते हैं जहाँ पे प्रवाल विरंजन की जो है समस्याएं हो रही हैं, ठीक है। तो प्रवाल होते क्या है, पहले तो ये समझो। प्रवाल विरंजन, तो प्रवाल होता क्या है कि इन्वर्टेब्रेट एक जीव होते हैं जो निडारिया नामक जीव के समूह से जुड़े होते हैं। इसको 2 प्रकार से हम लोग बांटते हैं, एक होता है हार्ड कोरल, दूसरा होता है सॉफ्ट कोरल, ठीक है। हार्ड कोरल जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट से इसका जो अस्थि पंजर होता है वो बना होता है, ठीक। अब जो प्रवाल भित्ति होती है ना, हार्ड कोरल के पॉलिप्स होता है, एक पॉलिप्स ऐसा उसमें पॉलिप्स में बनती है, जहाँ जुजेंथले नामक एक शैवाल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म शैवाल होता है, जिससे वो क्या कहता है म्यूचुअल संबंध स्थापित करते हैं, और शैवाल ही उन्हें एक प्रकार का कलर देता है। कई कलर के जो प्रवाल होते हैं ना, वो उसी से कलर मिलता है उसको, ठीक है, रंग देता है। सबसे बड़ी बात है कि प्रवाल की भित्तियों के विकास डेवलपमेंट के लिए जो सबसे अनुकूल स्थिति क्या होती है वो देखो, 23 से 29 डिग्री गर्म टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। लवड़ी जल जो होता है वो साफ़ और उथला समुद्री जल होना चाहिए, ठीक है। और स्थिर मात्रा में टेम्परेचर होना चाहिए, प्रचुर मात्रा में सनलाइट भी होनी चाहिए, ठीक। ये बातें होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग समुद्री वर्षा वन। हम लोग जो है प्रवालों को क्या बोलते हैं, समुद्री वर्षा वन भी बोलते हैं। 25% समुद्री जीवन का पोषण करने वाली हाई बायोडाइवर्सिटी और इस पर प्रोडक्टिविटी होती है। समुद्री तूफान को कम करती है, पर्यटन को भी बढ़ावा देती है और कार्बन सिंक के रूप में काम करती है। कोरल ब्लीचिंग क्या होती है? तो ये देखो, कोरल ब्लीचिंग होता है तभी है जब ये प्रवाल होते हैं ना, टेम्परेचर, लाइट और पोषक तत्वों की स्थिति में परिवर्तन जब होता है तो उससे इनमें टेंशन क्रिएट होते हैं, और जो उस पर म्यूचुअल संबंध जिस शैवाल से होता है ना, उसको स्वयं से अलग कर देते हैं, और पूरी तरह से क्या होते हैं, वो सफ़ेद हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। तो इसके लिए कारण क्या है? तो समुद्री तापमान में वृद्धि हो रहा है, महासागर में अपशिष्ट जल मिल रहा है, समुद्र में प्रदूषण हो रहा है, अधिक निम्न जल आ रहा है, महासागर जो है एसिडिक हो रहा है उसका वाटर, और अनेक प्रकार के जैविक आक्रमण है, तमाम प्रकार के रोग वगैरह भी जो है वो इससे जो है कोरल ब्लीचिंग की समस्या आ रही है।
अभी यहाँ पे आप देखो तो लक्षद्वीप समूह, मन्नार खाड़ी, गोवा, ये सब जगह पे भी जो है बार बार कोरल ब्लीचिंग की समस्या देखने को मिल रही है। तो भारत में प्रवाल संरक्षण के लिए कौन कौन सी पहल शुरू की गई है? तो कानूनी तौर पर अगर बात करते हैं हम लोग तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, ठीक है। इसके तहत अनुसूची 1 के तहत और साथ साथ जो है प्रवाल जो प्रजाति है वो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 उसकी शेड्यूल 1 में उसको सूचीबद्ध किया गया है। और जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसको कोरल रीफ का समग्र संरक्षण सुनिश्चित करने की बात करता है। कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट मीठापुर, यह परियोजना 2008 में आई थी। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और गुजरात के वन विभाग ने मिलकर के इसको शुरू की थी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुजरात वन विभाग के साथ मिलकर कच्ची खाड़ी में इसको पुनर्बहाल किया, ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे बायो रॉक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, कच्ची खाड़ी में जो पुनर्बहाली के। तो बायो रॉक टेक्नोलॉजी जो है अगर पूछे कहीं भी तो वो कहाँ पे यूज हुआ, तो वो आपका प्रवालों की भित्तियों को जो है जीवित करने के लिए या उनका जो है पुनर्बहाल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना। वैश्विक पहल भी की गई है, तो एक बात ये आप यहाँ पे ध्यान दो, वैश्विक पहल है ICRI इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव। 1994 में जो है ये इस पे जो है इसको स्थापित किया गया था जैव विविधता के कन्वेंशन के पक्षकारों पे, और भारत ICRI का सदस्य भी है। पूरे यूरोप के एक्वेरियम में कोरल बैंक बनाया गया है वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटरी परियोजना के तहत। G20 जब हुआ था उसके द्वारा भी कोरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म बनाया गया। अन्य जो सुर्खियाँ हैं जैसे कि कुछ इसी से कोरल ब्लीचिंग से संबंधित एक बहुत ही शानदार चीज़ देखो, आप इसको मेंस में भी आप यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग में, कि तमिलनाडु के रामेश्वरम के तट पर 300 आर्टिफिशियल रिफ्स। अब यहाँ पे देखो कि तमिलनाडु के रामेश्वरम तट पे 300 आर्टिफिशियल रिफ्स यानी जो आर्टिफिशियल भित्तियाँ स्थापित की गई। होते क्या है ये, तो जो नेचुरल हैबिटाट को फिर से रिस्टोर करने के लिए, स्थापित करने के लिए और उसके जो है उसके पुनर्वास को मजबूत बनाने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया ताकि जो है कोरल रीफ्स फिर से जो है आर्टिफिशियली उनको जो है पुनर्जीवित, उनका पुनर्संरक्षण किया जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आर्टिफिशियल जो रीफ्स था दरअसल ना ये प्राकृतिक रीफ की तरह ही काम करती है, इसमें तमाम प्रकार की जो सामग्री इस्तेमाल हुई थी वो तो ठीक थी, बट ये देखो राज्य का जो मत्स्यिकी विभाग है किस योजना के तहत इसे आर्टिफिशियल रीफ्स का निर्माण कर रहा है, इस बात को देखो तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत काम कर रहा है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। दूसरा बात है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि रामसर स्थल। हाल ही में क्या हुआ कि भारत में नई आर्द्रभूमि या रामसर साइट्स की सूची में शामिल की गई हैं। भारत में जो है इसमें बताया गया है कि भारत में जो टोटल रामसर साइट्स हैं उसकी संख्या 85 हो गई है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये जो PT 365 है वो अप्रैल से लेकर के अक्टूबर मंथ तक जो है वो बताई गई है इसमें, ठीक है, उसमें कंटेंट दिया हुआ है इसका। अब जो रामसर स्थल है उसकी संख्या टोटल जो है वो 89 हो चुकी है। तो यहाँ पे 85 बताया गया है। तो नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य बिहार में है, नंजरण्य पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु और तवा जलाशय मध्य प्रदेश। जो हाल फिलहाल में जो 2 फरवरी को जो है उसमें विश्व आर्द्रभूमि दिवस था, उससे पहले 4 रामसर स्थल और जोड़ दिए गए। तो पहला कौन सा इसमें जोड़ा गया, तो तमिलनाडु का जो है सकराकोटई जो है वो पक्षी अभयारण्य, और थेरथंगल पक्षी अभयारण्य ये भी तमिलनाडु का, सिक्किम का खेचे ओपरली वेटलैंड और झारखंड का जो है उधवा झील। तो ये जो 4 जोड़ देने से क्या टोटल संख्या हो गई, टोटल 89 हो गई, ठीक है। याद हमें एक बात का फैक्ट और भी रखना है ये चीज़ का कि UK जो है पूरे विश्व में सबसे अधिक जो है रामसर स्थल जो है वहाँ पे हैं 176, और वहीं मैक्सिको में 144 है। भारत में जो है वो कितना है 89, और ये विश्व में तीसरे स्थान पे है रामसर स्थलों में, ठीक। ये बातें आपको ध्यान देना है, ठीक। तो अब ये चीज़ें हमने देख लिया। अच्छा, आर्द्रभूमि होते क्या हैं, तो जल से संबंधित जो होते हैं समृद्ध एक भू क्षेत्र होते हैं, उथला हुआ जल होता है, और उसमें उसको किसी भी रामसर साइट को आर्द्रभूमि का जो दर्जा प्राप्त, मतलब किसी भी आर्द्रभूमि को रामसर साइट का दर्जा लेने के लिए जो उसके 9 मानदंड होते हैं उसमें से कम 1 को पूरा करना ही होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी की सतह के केवल 6% हिस्से पर आर्द्रभूमि का विस्तार है, लेकिन 40% की जो बायोडाइवर्सिटी है यही इसको जीवन देती है, पृथ्वी की किडनी की तरह इसको होते हैं ये। क्योंकि ये क्या है कि जो इसके जलीय पादप होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं ना, वो भारी जो धातु हैवी मेटल्स और अधिक पोषक तत्व जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं,
ठीक है, एक तरह से फिल्टरेशन का काम कर देते हैं ये, ठीक। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और कार्बन प्रच्छादन और पोषक तत्वों का चक्रण भी यही कार्य करते हैं जो आर्द्र भूमि है। तो रामसर कन्वेंशन है क्या, एक इंटर गवर्नमेंटल जो है संधि है, ट्रीटी है, जो आर्द्र भूमि को और उसके संसाधनों का संरक्षण करना, उसका बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग किस प्रकार से उसको सुनिश्चित करता है। 1971 में ईरान में लागू हुआ था और ईरान में अपनाया गया था, 1975 में ये लागू हुआ, 1982 में भारत इस पर पक्षकार बना, ठीक है। तो इसी में बहुत सारी सूचियाँ होती हैं जो कि समग्र मानवता के लिए बहुत अधिक महत्व रखती हैं, इसीलिए इसको रामसर साइट्स में इसको रखा जाता है। इसको 9 मानदंड में से एक मानदंड जो है उसको पूरा करना होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात ये भी है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, आप जानते होंगे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ऐसी रामसर साइट्स होती हैं जो जहाँ तकनीकी विकास, प्रदूषण या मानव जनित गतिविधियों के कारण यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इसकी जो ये पूरा इकोसिस्टम है उसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है या होने की आशंका है, उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखते हैं। तो भारत में जो है लोकटक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। भारत में अगर बात करते हैं जो रामसर साइट्स की, सबसे मैक्सिमम अगर बात करें तो वो तमिलनाडु में है, दूसरे स्थान पे यूपी में है। सुर्खियों में रही कुछ अन्य आर्द्र भूमियाँ हैं, तो पैंगोंग सो झील है, ये देखें तो सब विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर खारे पानी की झील है, ये चीज़ है। सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, ये बात को आपको ध्यान देना। पैंगोंग से लेक यहाँ पे विवाद भी चीन से हुआ था। कांवर झील, कांवर ताल, तो मीठे पानी की आर्द्र भूमि है, ये बिहार में है, बिहार का पहला रामसर स्थल है, ये चीज़ आपको ध्यान देना। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन मैंग्रोव जो है, सुंदरबन सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। और ये बंगाली भाषा में सुंदरी वृक्ष के नाम से इसको जानते हैं, यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा पे स्थित है बंगाल की खाड़ी में। पुलिकट झील देखें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, ठीक है। भारत ये जो है चिल्का झील के बाद सबसे बड़ी खारे पानी वाली लैगून झील है, ठीक। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है ना यहाँ पे, श्रीहरिकोटा द्वीप, ये इस झील को बंगाल की खाड़ी से इसको अलग करता है। और इसका जो झील होता है वहाँ से वाटर कहाँ से आता है, तो 2 नदी है, एक है कलंगी और दूसरा है अरनी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बस चीज़ें आपने ये देख लिया। अब आते हैं अदर कुछ संबंधित खबरें, जो अदर रिलेटेड न्यूज़ हैं वो देखो आप। यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन स्प्रिंग इनिशिएटिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है, इसको देखो आप। ये स्प्रिंग इनिशिएटिव है, यूएन वाटर कन्वेंशन स्प्रिंग इनिशिएटिव। तो जो यूएन समर्थित जो नेटवर्क्स है, प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो संस्था PRI, उसने उसी द्वारा एक नेटवर्क है PRI, उसने एक नई पहल को शुरू की, यूएन समर्थित एक नेटवर्क है स्प्रिंग, ठीक है। अब ये इस पहल का लक्ष्य क्या है कि 2030 तक हमें जो है नेचर का नुकसान है उसको रोकना है और जो प्राकृतिक स्थिति उसको बहाल करना है। स्प्रिंग इनिशिएटिव जो है 200 निवेशकों का गठबंधन द्वारा जो है ये समर्थित है। और ये जो टोटल इन्वेस्टर्स हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में अगर बात करें तो बहुत बड़े ह्यूज नंबर ऑफ मनी जो है वो परिसंपत्ति का, एसेट का वो मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो स्प्रिंग इनिशिएटिव ये आप जानना, इसको बहुत ज़रूरी है। अब आता है उथले जलभृत प्रबंधन, सैलो एक्वीफायर मैनेजमेंट, सैम। तेलंगाना में सैम पायलट मॉडल लॉन्च किया गया है, क्या ये, तो वो देखो आप। सैम पायलट मॉडल जो है ये क्या है, एक संधारणी शहरी जल प्रबंधन की तकनीक है, सस्टेनेबल है, ये वाटर मैनेजमेंट की टेक्निक है। होता क्या है कि जल को बाहर निकालने वाले, जो उथला जल वाला बोरवेल होता है, उसकी मतलब जल होता है ना पृथ्वी नीचे अंदर से, उसको निकालने के लिए उथले जल वाले बोरवेल की खुदाई होती है। अब इससे क्या होता है, वर्षा के दौरान जो नीचे की परतों में जल होता है, वहाँ से फिर जब बारिश होगा तो वो फिर क्या होता है, उसी बोरवेल के माध्यम से पुनः संचयन हो जाता है। तो जल क्या होता है, जलस्तर में इसकी वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और ये जो है पूरा देखें तो अमृत मिशन जो है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की जो अमृत अटल मिशन है, ठीक है, अमृत मिशन, इसी का हिस्सा है ये, ठीक। और जो NAQIM है, इसका यानी राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण प्रबंधन कार्यक्रम है, करता क्या है कि जो भी ऐसे जलभृत जो क्षेत्र होते हैं उसको चिन्हित करता है और भूजल के लिए जो ग्राउंड वाटर उसके मैनेजमेंट के लिए ये क्या करता है, प्लान डेवलप करता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान दें। फिश MIP पहल, अब फिश MIP के अनुसार जो उत्पादन योग्य मत्स्य बायोमास है उसके वैश्विक अनुमान में 10% से अधिक गिरावट दर्ज की गई है। फिश MIP है क्या, तो फिशरीज एंड मैरीन इकोसिस्टम मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है, 2013 में शुरू हुआ था। नेटवर्क है ये, दुनिया भर में 100 से अधिक जो है शोधकर्ताओं और जो इकोसिस्टम के मॉडल उसका नेटवर्क है, ठीक। अब ये इसी जो बताया कि इसी ने बताया है कि उत्पादन योग्य जो मत्स्य बायोमास है उसमें 10% की गिरावट दर्ज की गई है, ठीक। अब 2024 में ही
2024 में क्या हुआ था, फिश MIP 2.0 लॉन्च हुआ था। ठीक, तो मॉडलिंग की अनुमानों की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए इसका जो है 2.0 इसको स्टार्ट किया गया। कुछ टर्म्स जो खबरों में रहा है उसमें देखो, प्लैंकटन क्रैश। ये देखो इसमें क्या होता है कि फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, तो उसमें एक नोक्टिलुका सिंटिलस एक फाइटोप्लैंक्टन है। जब बड़ी संख्या में क्या होते हैं, ये डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनका रंग क्या होता है, लाल हो जाता है। ठीक, लाल हो जाता है। अब उससे रंगीन जो पिगमेंट होते हैं ना, रंजक, उससे बाहर निकलते हैं उसकी कोशिकाओं से, और ये क्या होते हैं, जो चट्टान होता है ना, चट्टान उसमें, या समुद्र का जो तल होता है, नितल, उस पर ये चिपक जाते हैं। तो पूरी जो सतह होगी ना समुद्र की, वो बायोफिल्म वहाँ से मतलब चमकदार हो जाती है, रेड टाइड का कारण बन जाती है। ठीक है, अब होता क्या है, ये मरते क्यों हैं प्लवक, देखो आप इसमें, तो ये चीज़ क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी या CO2 की कमी के कारण मरते हैं, या फिर अगर मान लो जल की क्वालिटी में अचानक कमी आ गई, या जो है जल अधिक जो है वो एसिडिक हो गया, तो उनकी डेथ हो जाती है। गैप लिमिटेशन, ठीक है, गैप लिमिटेशन एक इकोसिस्टम का जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है। ठीक, गैप लिमिटेशन बताता क्या है कि निश्चित आकार वाला जो शारीरिक आकार, मान लो कि ये एक शारीरिक आकार का A है, ठीक, और ये B है जो ह्यूज आकार का है, तो इसका जितना जो जबड़ा होगा और पंजे की जकड़ होगी उसी के अनुसार ये शिकार करेगा। ये नहीं कि ये खूब बड़ा सा विशाल का हाथी मार देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये बताता है कि निश्चित शारीरिक आकार का जो वाला शिकार ही वो एक शिकारी कर सकता है, जितना उसका जबड़ा खुलता है या उसका पंजे की पकड़ के दायरे से गैप हो जाता है उसी से। ठीक है, यानी छोटे शिकारी केवल छोटा शिकार खाएगा, बड़ा शिकारी बड़ा शिकार खा सकता है। ये गैप लिमिटेशन का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, मेगाफोना शब्द एक है, वो चीज़ देखो, तो मेगाफोना का जो शब्द का इस्तेमाल ये होता है कि निश्चित वजन सीमा के ऊपर जीवों के लिए, पर आमतौर पे 50 kg से ऊपर के जीवों के लिए मेगाफोना शब्द इस्तेमाल होता है। तो मेगा हर्बिवोरस को इसको बोलते हैं, पक्षी को बोलते हैं। ठीक है, पादप पक्षी को मेगा कार्निवोरस बोलते हैं, पक्षी नहीं, भक्षी, पादप भक्षी को हर्बिवोरस बोलते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, जो उनका वजन 50 किलो से ऊपर है। मेगा कार्निवोरस जो मांस खाते हैं, मांस भक्षी, और मेगा ओमनिवोरस जो दोनों खाते हैं। ठीक है, ये बातें हैं। तो बताया गया कि जो प्लेस्टोसीन युग था उसके बाद वहाँ पे मानव जनित दबाव हुआ, उसके कारण से मेगाफोना को काफ़ी नुकसान हुआ है। बहुत सारी इसमें प्रजातियाँ विलुप्त भी हो गई, इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है। वही बातें हैं। स्ट्रैटोमेलाइट क्या है, ये देखो, स्ट्रैटोमेलाइट ये होता है कि ये जो ना एक चट्टानी संरचना होती है। ठीक है, चट्टानी संरचना होती है, और जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, उनकी कॉलोनी, छोटे छोटे जीव होते हैं, उनकी कॉलोनी द्वारा ये निर्मित होती है पूरी चट्टानें स्ट्रैटोमोटोलाइट्स। ठीक है, इसका अर्थ ही ये होता है कि लेयर्ड रॉक माने कि चट्टान की परतें। अब ये क्या है, पृथ्वी पर अगर देखें तो ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट के लिए जिम्मेदार हैं आंशिक रूप से। करते क्या है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि बहुत भारी मात्रा में जो है समुद्र जो है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का जो है कहीं ना कहीं वहाँ से उत्पादन वहाँ पे होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती रहती है। ठीक है, साइनोबैक्टीरियाज के द्वारा। तो शुरुआती तौर पे कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार है, इसी वजह से जो है हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रवेश हुआ था और इसके स्ट्रक्चर वायुमंडल का बदल गया था। ठीक है, बहुत जो है अब देखें तो आमतौर पे अगर बात करें तो जो जैसा मौसम का परिवर्तन आया है, जलवायु परिवर्तन आया है, तो बहुत कम दुर्लभ जगहों पे मिले हैं, लेकिन पूरे विश्व में बिखरे हुए हैं। ठीक है, लाल सागर में यहाँ पे पहली बार इसकी खोज हुई थी। अच्छा, पर्यावरणीय DNA बड़ा शानदार सा कॉन्सेप्ट है। ई.DNA इलेक्ट्रिक DNA या इलेक्ट्रॉनिक DNA मत बोल देना इसको, इन्वायरमेंटल DNA इसकी पूरा फुल फॉर्म होगा। तो देखो, कोई व्यक्ति या जब सभी जीव जो होते हैं, व्यक्ति छोड़ो, सभी जीव जीवन काल में या अपने मृत्यु के बाद इन्वायरमेंट में अपने जो है कुछ ना कुछ अपना हिस्सा DNA का छोड़ जाते हैं। ठीक है, त्वचा का, मल मूत्र का, माने किसी न किसी हिसाब से DNA जो है अपना पूरे प्रकृति में वो छोड़ जाते हैं। अब क्या हो रहा है कि DNA में का जो इस ई.DNA का, उसी को बोलते हैं ई.DNA, यानी कि इन्वायरमेंटल DNA। अब पर्यावरण में उसका DNA का थोड़ा थोड़ा अंश कहीं ना कहीं किसी न किसी मात्रा में ज़रूर होगा। तो अब जो है ट्रेडिशनल टेक्निक्स होती थी कि उसका बाल चाहिए, फिर त्वचा का कुछ चाहिए, या फिर मतलब स्पर्म वगैरह कुछ भी, मतलब वो मिलता था तो DNA चेक होता था। अब क्या है कि इन्वायरमेंटल DNA से हम जो है लागत भी कम है और बहुत तेज़ी से, और जैव विविधता का अगर आकलन करना हो, किसी प्रजाति की उपस्थिति का पता लगाना हो, तो हम बहुत सटीक तरीके से इसको कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल DNA का कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है नए आने वाले ज़माने में। ठीक है, अब आता है उद्भवन, स्पीसिएशन। अब पहले बात समझो, स्पीसीज़ होती क्या है। स्पीसीज
तो स्पीसीज यानी कि जो प्रजाति होती है वो जीवों का ऐसा समूह होता है जो परस्पर प्रजनन करने के लिए और उपजाऊ संतान पैदा करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, दो जीव एक ही प्रजाति के हैं तो फिर वो संतान पैदा कर सकते हैं, लेकिन अगर दो स्पीसीज चाहे तो वो एक दूसरे से साथ जो है संबंध नहीं बना सकते। तो यही जो है स्पीसीज का एक मुख्य जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो ये यहाँ पे बात की जा रही है प्रजाति उद्भवन की, स्पेशिएशन की, यानी वंश विभाजन की। तो ये ऐसी घटना जो दो या दो से अधिक प्रजातियों को जन्म देती है, इसी से जो है बायोडाइवर्सिटी में विविधता मैंने वृद्धि होती है, जैव बायोडाइवर्सिटी जो है जैव विविधता में वृद्धि होती है। तो कैसे होती है, तो पहला देखो तरीका क्या आता है, एलोपैट्रिक। ये देखो जब प्रजातियों की जो आबादी होती है, पहाड़ या नदी, ये जो अगर ज्योग्राफिकल बैरियर अगर हो गया तो वहाँ से अलग हो जाती है और एक नई प्रजाति बन जाती है। पैरीपैट्रिक, यानी अगर मान लो कि किसी प्रजाति की जो बड़ी आबादी के पास ही जो भौगोलिक बाधा हो गया, उसके कारण छोटी आबादी वाली छोटी सी नई प्रजातियों का उद्भव होता है, उसको बोलते हैं पैरीपैट्रिक। ठीक है, पैरापैट्रिक। अब यहीं देख लो अलग अलग जो है भौगोलिक क्षेत्र में वितरित जो प्रजातिगत आबादी होगी उससे नई नई प्रजातियों का उद्भव होता है। अब यहाँ पे सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन होता है, यानी कि एक जीवित जो पैतृक प्रजाति है उसी से एक नई प्रजाति का विकास होता है। ठीक है, बिना भौगोलिक बाधाओं के। ठीक है, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन जो होता है यह इसी की वजह से भारतीय जो उपमहाद्वीप उसमें एशियाई टाइगर है और बंगाल टाइगर लंबे समय तक जो है को एग्जिस्टेंस में रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है, यहीं से जो है जैव विविधता में वृद्धि होती है। अब आता है बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि जब कुछ प्रणालियों में प्रकाश को उत्सर्जित करने का गुण होता है। क्यों होता है वो चीज़ समझो। होता क्या है कि जो प्रकाश होता है वास्तव में जो है एंजाइम से जो है उत्प्रेरित एक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता है, उसी से उत्पन्न एक ऊर्जा होती है, वही जो है प्रकाश के रूप में दिखती है। दो विशिष्ट रसायनों की आवश्यकता होती है तभी ये जो प्रकाश आता है। कौन सा, लूसीफेरिन या फोटोप्रोमिन। ठीक है, लूसीफेरेज या लूसीफेरिन या फोटोप्रोटीन, ये जो है दो विशिष्ट रसायन होने चाहिए। तो यहाँ देखें तो नीले से लाल रंग के प्रकाश उत्सर्जित होते रहते हैं। सबसे अधिक जो संख्या जो जीव समुद्र में देखेंगे आप, बारिश वगैरह के मौसम में, गाँव वगैरह में रात में जो है एक कीड़े उड़ते हैं जिसमें से जो है प्रकाश निकलता रहता है, तो वो वही है। ठीक है, अब आता है फैक्ट्री फार्मिंग। फैक्ट्री फार्मिंग का आशय यह है कि जो कंट्रोल्ड जो इकोसिस्टम है, कंट्रोल्ड सिचुएशन है, उसमें कम जगह में अधिक पशुधन और कुक्कुट पालन हो। इससे क्या होगा, अधिक मात्रा में पशुधन की क्षमता कैपेसिटी में वृद्धि होगी और डेयरी के प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम यहाँ पे पाए जाएंगे। अब आता है इसमें वुडी इंक्रोचमेंट। वुडी अतिक्रमण से है कि किसी भी जो इकोसिस्टम में जो वृक्ष है, ठीक है, वृक्ष और झाड़ी, उसके प्रसार में वृद्धि हो रही हो। ठीक है, तो ये स्थिति जो है मैक्सिमम इकोसिस्टम में देखी गई है। ठीक, तो ये आता है। इससे होता क्या है कि जो पूरा एक होमोजेनाइजेशन आता है, एक रूपता जाती है पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, पूरा जो है इसमें अब होता क्या है कि घास के मैदानों में जो देशी पंछी संख्या होती है उसमें कमी आती है। कैसे, क्योंकि सवाना वगैरह के क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रकार के जो है वो झाड़ियों की और पौधों की अधिक से अधिक जो है वो संख्या बढ़ती जाती है, और इससे क्या होता है कि एक जो समरूपता आ जाएगी, एक रूपता जो आएगी, तो वहाँ पे जैव विविधता कहीं ना कहीं जो है प्रभावित होता है, विविधता को वो प्रमोट नहीं करता है। नेक्स्ट आपका आता है ग्रीन एंड ब्लू वाटर। ग्रीन वाटर जो होता है वो मिट्टी और वनस्पति में नमी को इंडिकेट करता है। ठीक, अच्छा, ग्रीन वाटर को पौधे जो होते हैं वो जड़ से ऑब्जर्व करते हैं और जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस से उन्हें वापस वायुमंडल में भेज देते हैं। ठीक है, जो ब्लू वाटर होता है उसके तहत झील और नदियों और जलाशय में जो सतही और भूजल होता है उसको वहाँ पे शामिल किया जाता है, और इसका पुनर्भरण कैसे होता है, तो वर्षा के द्वारा होता है। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट अब आते हैं कि सुर्खियों में रहे कुछ संगठन। तो पहला है साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फना एंड फ्लोरा। साइट्स के बारे में मैं आपको जो लगातार उसमें जब मैं पहली क्लास में करा रहा था, साइट्स के परिशिष्ट 1 में सूची में शामिल है, ये शामिल है, मैं आपको बताते जा रहा था साइट्स है क्या। तो ये देखो कि जो राष्ट्रीय सरकार है उनके बीच में कानूनी रूप से ये एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो बताता है, ये सुनिश्चित करता है कि वन्य जीव और वनस्पतियों के नमूनों को उनका जो व्यापार हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, उससे उनके जो एग्जिस्टेंस है उस पर कोई खतरा ना हो। 1963 में इसका मसौदा बनाया गया, 1975 में ये कन्वेंशन लागू हुआ। पक्षकार कितने हैं, तो 184, भारत भी है। ठीक, अब आते हैं हम लोग साइट के परिशिष्ट 1, और ये 3 परिशिष्ट होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। परिशिष्ट 1 ये है कि जिसमें उसमें ऐसी प्रजातियों को शामिल किया जाता है जिन पर विलुप्ति का खतरा है, मतलब वो खत्म हो सकती हैं। तो इन प्रजातियों का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, वाणिज्यिक व्यापार होगा, कमर्शियल व्यापार होता है, वो बैन है। परिशिष्ट 2 में
ऐसी प्रजातियां शामिल होती है जो खतरे में नहीं है, लेकिन अगर कंट्रोल व्यापार न हुआ तो ये खतरे में पड़ जाएंगी। इसके लिए जो क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट करने के लिए एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। आयात करने के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होती, पर एक्सपोर्ट करने के लिए जो है वो परमिट की आवश्यकता होती है। वहीं परिशिष्ट 3 के अनुसार किसी पक्षकार देश जो है जो इसका साइट्स का उसके रिक्वेस्ट पर किसी प्रजाति को इस साइट के परिशिष्ट 3 में शामिल करते हैं ताकि इसका असंवैधानिक या गैर कानूनी उपयोग ना हो पाए। ठीक है, अब इसके व्यापार के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती रहती है। ये साइट्स जो है ना, ये 2 रिपोर्ट्स देता है। साइट्स रोजवुड द ग्लोबल पिक्चर रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट है ग्लोबल वर्ल्ड वाइड ट्रेड रिपोर्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं IUCN। IUCN के बारे में तो मैंने आपको पढ़ाया भी था कि IUCN प्रकृति के संरक्षण कंजर्वेशन के लिए और सस्टेनेबल यूज के लिए एक पहला वैश्विक पर्यावरण संगठन है। 1948 में बना था। बहुत सारी इसमें सदस्यता है, जो सरकारें हैं, NGO हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। तो ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें जैसे कि IUCN ग्रीन लिस्ट, कंजर्वेशन कांग्रेस और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, ये जो है अनेक पहल चलाया हुआ है IUCN ने। रिपोर्ट सूचकांक क्या देता है वो समझो आप। एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन, ये एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कृषि संरक्षण संबंधी जो है अनेक जटिल संबंधों पे चर्चा होती है और बताया भी गया है रिपोर्ट में कि IUCN की जो लगभग संकटग्रस्त सूची है उसकी लाल सूची में 34% जो प्रजाति उसके खतरों में डालती है। ठीक है, ये बातें प्रोटेक्टेड प्लांट रिपोर्ट जारी करता है और नेचर बेस्ड सोल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज का जो है रिपोर्ट एक बढ़ावा इसको जो है जारी करता है। तो ये IUCN है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। एक NGO है, गैर लाभकारी, लगभग 100 देशों में कार्य कर रहा है। ठीक है, 100 देशों में। उद्देश्य यही है कि ऐसे नए नए समाधान विकसित किया जाए, सॉल्यूशंस डेवलप किया जाए जिससे और उनका लाभ पहुंचाना है, जो कि क्या हो कि समुदायों की, कम्युनिटीज़ की, वन्यजीव की और उसके जो निवास स्थल है उसकी रक्षा करे। ठीक है, अब इसका नाम जो है WWF हो गया और ये भारत में एक जो है चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में एस्टेब्लिश है। अर्थ आवर का आयोजन करता है। ठीक है, अर्थ आवर का हर साल अलग अलग देशों में स्थानीय समय के अनुसार मार्च महीने में अर्थ आवर मनाया जाता है। रिपोर्ट बताता है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में एक बात बताया गया है ये कि पिछले 50 वर्षों में वन्यजीव आबादी में कितना आई है, 73% की गिरावट आई है। ठीक है, 73% की। और यहाँ एक देखो, एक रिपोर्ट में बताया गया है इसी की रिपोर्ट में कि यदि दुनिया भारत के उपभोग पैटर्न, कंजम्पशन के पैटर्न को अपना लेती है तो 2050 तक 1 से भी कम पृथ्वी की आवश्यकता होगी। यानी भारत का जो उपभोग पैटर्न है वो बेहतरीन है। ठीक है, ये चीज़ें हैं क्योंकि यहाँ पे जो है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में ये हमारे पक्ष की बात है, तो इसको आप मेंस में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आता हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं क्लाइमेट चेंज। और मैं कल आपको जो है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC के बारे में बताया था। NDC के बारे में अब यहीं पे जो है डिटेल में सब कुछ दिया गया है। तो कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया था NDC कि NDC क्या है, क्लाइमेट एक्शन प्लान है। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन प्लान है, CAP है, जो अनेक देशों को जो सबमिट किए जाते हैं UN में, क्या अंडर पेरिस एग्रीमेंट के जो है उसके कैसे वो कार्बन एमिशंस को, जो क्लाइमेट चेंज है उसको, बदलाव को कैसे वो देश रिड्यूस करेंगे, कैसे उसे टैकल करने की बात कर रहे हैं। और इसके बारे में ये प्लान्स जो होते हैं, देश जो होते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो होता है NDC, वो UN में सबमिट करते हैं और ये हर 5 साल पे जो है उसको अपडेट करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक, अब ये जो NDC हेल्प करता है किस लिए कि जो देश हैं उनकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज़ है वो किस प्रकार से यूज कर रहा है, उसको कैसे पाने की बात कर रहा है। तो भारत के जो NDC है उसके बारे में बताया गया है कि प्रत्येक पक्षकार को NDC तैयार करना 5 वर्ष में अपडेट करना अनिवार्य होता है। 2022 में भारत को अपडेट किया गया था। तो ये देखो आप यहाँ पे मानदंड क्या है कि 2005 के स्तर की तुलना में GDP में जो उत्सर्जन तीव्रता है वो अपडेटेड स्थिति है कि हमें 45% की कमी करनी है। पहले बहुत कम था, अभी प्रगति देखें तो 33% की कमी हुई है। जो गैर जीवाश्म ईंधन आधारित जो ऊर्जा है उसमें कुल विद्युत का एक निश्चित % हासिल करना तो आप 50% कर लिया गया, जिसमें कि 43% अचीव कर लिया गया है। अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण की सहायता से कार्बन सिंक निर्माण करना है। तो यहाँ बताया गया अपडेटेड 2000 मतलब ये जो है 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर जो है हमें कार्बन सिंक जो है ये चीज़ें। अच्छा, 2022 में अपडेटेड NDC में भारत ने जो है एक कुंजी के रूप में लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली को शामिल किया। लाइफ मैंने कई बार इसको पढ़ा भी दिया। अब आते हैं
इससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट, भारत का एक पंचामृत कॉन्सेप्ट है, मेंस के लिए आपको याद रखना है। COP26 के ग्लासगो में भारत ने जो क्लाइमेट चेंज है, उसकी जलवायु प्रतिबद्धता, उसके प्रति जो है 5 अपनी कार्रवाइयों की बात की थी। इसको बोलते हैं पंचामृत। पहला है अभी PM जो है पेरिस गए हुए हैं, फ्रांस गए हुए हैं, और उन्होंने अपने संबोधन में ये बातें अभी जो इसी चीज़ों को रिपीट कर रहे थे। मैं कल उनका संबोधन सुन भी रहा था, तो यहाँ पे रिपीट कर रहे थे। देखो 2030 तक जो है वो हमें गैर जीवाश्म ऊर्जा की कैपेसिटी को हमें बढ़ाकर 500 गीगावाट करना है। 2030 तक हमें जो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका 50% हमें क्या करना है, अक्षय ऊर्जा, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से जो है वो प्राप्त करना है। अच्छा, 2030 तक हमें टोटल जो कार्बन उत्सर्जन उसमें 1 बिलियन टन की कमी करना है। 2030 तक हमें अर्थव्यवस्था की जो कार्बन इंटेंसिटी उसको 45% कम करना है, और 2070 तक हमें जो है नेट जीरो के लक्ष्य को हमें हासिल कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा पंचामृत की कॉन्सेप्ट है। अब आता है भारत की दीर्घकालीन निम्न कार्बन विकास रणनीति, लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, LTCDS। अब UNFCCC को ये जो है सौंपी जाती है। भारत ने 2022 में इसको सौंपी थी। ठीक है, इसमें बताया गया कि देश में कैसे जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को स्थापना करने के लिए ट्रांसमिशन ग्रिड हम कैसे अपग्रेड कर रहे हैं, और एनर्जी स्टोर के प्रणालियों के लिए कैसे हम निवेश की आवश्यकता है, और उसके लिए क्या है पूरा कार्य योजना, पूरी रूपरेखा वहीं पे सबमिट की थी, और भारत ने 2022 में इसको सौंपी थी। ठीक है, ये बातें हैं। अब आता है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशंस और इनिशिएटिव्स जो खबरों में रहे हैं, तो COP29, कॉप से हर साल COP होती है और हर साल जो है इससे सवाल बनते हैं, और बहुत ज़रूरी है COP29 के एक एक चीज़ को, एक एक पहलुओं को समझना। तो UNFCCC के पक्षकार का 29वां सम्मेलन यानी COP29 अजरबैजान के बाकू में हुआ, और यह बाकू जलवायु एकता समझौते के और महत्वपूर्ण समझौते का साथ ही जो है संपन्न हुआ। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि COP29 कहाँ हुआ, 29वां, तो ये अजरबैजान के बाकू में हुआ। ठीक है, पहली बात। अब आते हैं हम लोग UNFCCC के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, पहले उसके बारे में तब समझेंगे हर एक चीज़ों को। देखो UNFCCC, पहले इसको समझो। 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। ठीक है, और उसी समय UNFCCC को एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के रूप में उसको रिप्रेजेंट किया गया, प्रस्तुत किया गया, और 1994 में इसको पक्षकार ने अपना लिया। इसकी मुख्यालय कहाँ पे, बॉन में है, जर्मनी में, याद रखना, बॉन जर्मनी में। इसका उद्देश्य क्या था UNFCCC का, कि पृथ्वी पर जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी कंसंट्रेशन को बैलेंस करना है, जो क्लाइमेट का पूरा सिस्टम है उसमें जो खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप हो रहा है उसको रोकना है। ठीक है, तो इसी ने जो है UNFCCC ने कुछ समझौते किए। तो 1992 से 5 साल के बाद जो है क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। ठीक है, इसमें बताया गया कि विकसित देशों के लिए जो ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन के लिए हमें कुछ कम करने के लिए कुछ प्रतिबद्धताएं बाध्यकारी तौर पे सौंपी गई, और 2015 में पेरिस समझौता हुआ, जिसमें जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसकी ग्रोथ को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने वाले प्रयास को हमें बढ़ाना है, और ये इसका ऐसा करने वाला वैश्विक समझौता है पेरिस समझौता। और NDC जो हम पढ़ते थे, नेशनल डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशंस हैं, वो NDC इसी पेरिस समझौते के जो है एक्शन प्लान के लिए बनाया गया। ठीक है, तो पेरिस समझौता के बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम लोग पढ़ रहे हैं UNFCCC को। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि UNFCCC का जो है ये बैठक हुआ COP। तो COP जो है ये पक्षकारों का बैठक हुआ। तो ये क्या है, COP जो है ना, UNFCCC का जो निर्णय लेने वाली सबसे सर्वोच्च संस्था है, और इसका हर साल एक वार्षिक सम्मेलन होता है। जो इसके सदस्य देश होते हैं, कितना प्रोग्रेस हुआ उसका असेसमेंट करते हैं, समझौता जो है उस पर बातचीत करते हैं, और अपनी प्रतिबद्धताओं को बेहतर बनाने के लिए कुछ निर्णय भी लेते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है सवाल 2025 में यानी इस साल COP30 का आयोजन कहाँ होगा, तो ब्राज़ील के बेलेम में होगा। ठीक है, याद रखना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वनडे एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, PCS में भी पूछा जा सकता है। पहली बैठक कब हुई थी, तो बर्लिन जर्मनी में हुई थी। ठीक है, अब आती है कि यहाँ पे COP29 के कुछ थीम्स थे, आउटकम्स क्या निकल गए। थीम्स क्या थी कि न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट एक्शन, या बाकू वित्त लक्ष्य। ठीक है, जलवायु वित्त पर नया सामूहिक परिणामित जो लक्ष्य है, ये एक थीम था। तो इस थीम में बताया गया कि हमें जो फाइनेंस है, विकासशील देश हैं वहाँ पे जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके फाइनेंस के लिए हमें 2035 तक प्रतिवर्ष 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना है। पहले 100 बिलियन डॉलर के लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब 300 बिलियन डॉलर कहाँ होगा, विकासशील देशों में। ध्यान देना, विकासशील देशों में। ठीक,
और यहाँ पे जो है ये बात कहा हमने कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से जुटाया जाएगा। दूसरा आता है यहाँ पे, दूसरा थीम था कार्बन मार्केट एंड आर्टिकल 6। तो या इस पेरिस समझौते का जो आर्टिकल 6 है ना, उसके नियमों को अंतिम रूप इसी वाले जो है बाकू में जो हुआ COP29 इसी में दिया गया। तो पूछा जा सकता है सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी का आर्टिकल 6 हम लोग समझेंगे। तो आर्टिकल 6 है क्या कि जो कार्बन मार्केट है उसके लिए एक मैकेनिज्म देता है, ठीक है। कार्बन क्रेडिट का व्यापार कैसा हो, जलवायु के संबंधित जो है परिवर्तन संबंधित जो कार्रवाई उसको फाइनेंस करने के लिए कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 6 में है। तो उसी के लिए नियम बनाने थे, रूल बनाना था। तो रूल का अंतिम रूप कहाँ दिया गया, तो यही जो है इस बार COP29 इसी साल दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी थीम थी, तो इसमें बताया गया कि किस प्रकार से हम लोग बात करेंगे। तो देखो, ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पे कुछ वार्ताएं हुई। तो यहाँ एक है ETF। ETF क्या है, तो जो ETF है संवर्धित पारदर्शिता फ्रेमवर्क, ठीक है, इनहैंस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, जिसके तहत देश क्या जो दो देश होते हैं वो अपनी जलवायु कार्रवाइयों की रिपोर्ट देते हैं। कितना जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है, जलवायु शमन के प्रयास कितने हुए हैं, एडॉप्टेशन के प्लान क्या हैं, उपाय क्या हैं, ETF प्रणाली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, पेरिस समझौते के तहत 13 देशों द्वारा जो है वो द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट भी सौंपी गई, ठीक। और अनेक जो है यहाँ पे देख रहा कि पारदर्शिता पर बाकू घोषणा पत्र और बाकू वैश्विक जलवायु पारदर्शिता प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो। एडॉप्टेशन की जो थीम थी उस पे क्या हुआ कि एक बाकू अनुकूलन रोड मैप का शुभारंभ किया गया, ठीक है। रोड मैप करेगा क्या, तो आर्टिकल 7 के अनुरूप जो भी एडॉप्टेशन की एक्शंस हो रहे हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसको लागू करेगा, ठीक है। अच्छा, जो अल्प विकसित देश है उसके लिए राष्ट्रीय अनुकूलन नेशनल एडाप्टेशन प्लान को लागू करने के लिए एक सहायता कार्यक्रम बनाई गई। तो ये बातें हैं, ठीक। अच्छा, इंडिजिनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटी, ये भी एक थीम थी। तो इंडिजिनियस पीपल और लोकल कम्युनिटी के लिए बहुत सारी बातें होती रहती हैं, ठीक है, क्योंकि जो लोकल लोग होते हैं, लोकल कम्युनिटीज होती हैं, वो उनकी अस्तित्व खतरे में है इस वैश्वीकरण में और तमाम बदलती जो जलवायु प्रतिबद्धताएं और हर चीज़ है उसमें। तो बाकू कार्य योजना, बाकू वर्क प्लान को अपनाया गया है किस चीज़ के लिए, इंडिजिनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज़ के लिए। इसमें बहुत सारी फैक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो चीज़ों को एक बार आप सब देखते जाओ, ठीक है। सवाल जब आएगा, क्वेश्चन जब आएगा आपके सामने, तो जो है वो आप एलिमिनेट कर जाओगे कम से कम, लेकिन 2-3 बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा क्लास के बाद भी, इसीलिए मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ इसमें, ठीक है। अच्छा, ये अभी बाकू वर्क प्लान को अपनाया गया है, ठीक। ये चीज़ें हैं, बताया क्या जाएगा इसमें कि ज्ञान के आदान प्रदान को करना है, हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है, उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, ठीक है। और हमें जो भी जलवायु कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें ज्ञान आधारित प्रणालियों को शामिल करना है। सब तमाम जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं वो होती हैं, ठीक है। तो ये है। और नेक्स्ट थीम थी आपका जेंडर और जलवायु परिवर्तन, जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज। तो जेंडर और क्लाइमेट चेंज पर जो लीमा वर्क प्रोग्राम है उसको 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब लीमा वर्क क्या है, 2014 में लीमा वर्क प्रोग्राम की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। उद्देश्य क्या था कि जो लैंगिक संतुलन है उसको बढ़ावा दिया जाए। UNFCCC और पेरिस एग्रीमेंट है उसके तहत लैंगिक पहलुओं को शामिल किया जाए, यानी कि जो लैंगिक जो समानता है उसको सुनिश्चित कर रहा है मुख्यतः, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब यहाँ पे एक लंबित मुद्दा, यानी कि इस पर बातचीत नहीं हो पाई है, ये गतिरोध बना रहा। तो कौन सा था, मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम पे गतिरोध बना रहा, यानी जीवाश्म ईंधन की भूमिका पर जो अलग अलग देश है उनके अलग अलग नज़रिए हैं, खासकर विकसित देश, वहीं ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की बात हो जाती है, तो वो मतभेद के कारण गतिरोध बना हुआ है। और ग्लोबल स्टॉक टेक पर भी विवाद बना हुआ है। स्टॉक टेक क्या होता है, तो ग्लोबल स्टॉक टेक ये है कि जो जलवायु का लक्ष्य है, उसकी दिशा में हमारा कितना वैश्विक तौर पर प्रोग्रेस हुआ, उसका टोटल असेसमेंट होना है, मतलब कितना हम जलवायु प्रोग्रेस पे आगे बढ़े हैं, इस पर भी विवाद बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान देना कि COP30 से पहले अगले दौर का जो NDC है उसकी घोषणा को स्थगित कर दिया गया है। यानी पहले जो है इसी कारण से ये दिक्कतें हुई, मतलब लंबित मुद्दे हैं ये, अभी इस पर बातचीत होगी फिर इसको आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। UNFCCC हमने देख ही लिया। तो अब आते हैं हम लोग COP29 में कुछ महत्वपूर्ण पहल हुई, डिक्लेरेशन हुए जो लॉन्च किए गए। सवाल यहाँ से बन सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ समझो। तो पहला डिक्लेरेशंस, पहल, इनिशिएटिव्स क्या थे वो समझो। पहली पहल ये है
कि रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट डिक्लेरेशन, यानी ऑर्गेनिक अपशिष्ट से मीथेन के न्यूनीकरण संबंधी घोषणा पत्र कौन इसको जारी किया है, तो वो समझो UNEP, ठीक है, और CCAC, ठीक है, इसने जारी किया। क्या था उद्देश्य कि जो ऑर्गेनिक अपशिष्ट होता है उससे मीथेन का उत्सर्जन था, उसको कम करने के लिए हर सेक्टर के लिए अलग अलग उसने टारगेट तय कर दिए, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, COP26 में ग्लोबल मीथेन प्लेज हुआ था, GMP लागू करने का जो है बात हुई थी, उसी का ये समर्थन करती है, उसी से आगे बढ़कर ये एक कदम है, ठीक है। भारत इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है, ठीक है, ये चीज़ें। ग्लोबल एनर्जी स्टोर एंड ग्रिड प्लेज, तो COP29 प्रेसिडेंसी ने जिसको लागू किया, इसका उद्देश्य क्या है कि 2030 के लिए हमें लक्ष्य तय करना है कि किस प्रकार से हमारा भंडारण की कैपेसिटी बढ़े। जैसे ऊर्जा सेक्टर में 1500 गीगावाट ऊर्जा के जो भंडारण की कैपेसिटी को स्थापना करना है, ठीक है। 25 मिलियन किलोमीटर के ग्रिड को जोड़ना है, उसको रिन्यू करना है, तो ये बातें हैं, वैश्विक ग्रिड स्टेब्लिश करना है। तीसरा जो इनिशिएटिव था ग्रीन ऊर्जा प्लेज, हरित ऊर्जा क्षेत्र और गलियारे, तो किसने इसको जो है लागू किया, तो देखो UNIDO, UNEC और इसके साथ अनेक जो संगठन थे, COP29 प्रेसिडेंसी था, ठीक है। उद्देश्य क्या था कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो ग्रीन ऊर्जा क्षेत्र, ग्रीन एनर्जी जोन को बढ़ावा देना है, ठीक है, बस यही बात है। हाइड्रोजन घोषणा पत्र, इसको किसने COP29 के जो प्रेसिडेंसी जो लिया था बाकू, वहाँ पे जो है उसने जो है ये जो है उसने इस घोषणा पत्र को अपनाया। उद्देश्य क्या था कि हाइड्रोजन का उत्पादन और उपयोग में उसको तेजी लाना है, ठीक है। यह एक गैर कानूनी बाध्यकारी घोषणा पत्र है, मतलब बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, गैर कानूनी बाध्यकारी, मतलब बाध्यकारी घोषणा पत्र गैर कानूनी, ठीक है, ये बातें हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि बाकू हारमोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट फार्मर्स, किसानों के लिए बाकू हारमोनिया जलवायु पहल, कौन इससे शुरू किया, तो FAO, ठीक है, और बाकू जो देश में जो COP29 प्रेसिडेंसी थी उसने शुरू किया। उद्देश्य क्या था कि जलवायु कार्रवाई के लिए, जो भी क्लाइमेट एक्शंस के लिए साथी के रूप में किसानों की जो आधारभूत भूमिका उसको स्वीकार करना है, ठीक है। तो फास्ट साझेदारी के तहत FAO द्वारा इसके जो है मेजबानी की जाएगी। फास्ट एक क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, मल्टी जो बहुहितधारक जो प्लेटफॉर्म्स हैं, COP27 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। जो एग्री फूड सिस्टम है और जो क्लाइमेट संबंधी फाइनेंस है उसकी गुणवत्ता की मात्रा को बढ़ाने के लिए काम करता है, ठीक। मतलब क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड किसने शुरू किया इसको, अजरबैजान ने। क्या उद्देश्य था कि विकासशील देशों ने देशों में जो जलवायु परियोजना है उसका समर्थन करने के लिए जो अगली पीढ़ी के नेशनल डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन उसको पूरी करना है, ताकि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो लक्ष्य है पेरिस एग्रीमेंट का वो प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो ये जो है इसका मतलब इसका जो मुख्यालय कहाँ पे होगा, इसका मुख्यालय अजरबैजान में होगा, ठीक है, बाकू। अच्छा, अब आते हैं बाकू इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, 20 फीट कौन शुरू किया है, तो अंकटाड और UNDP के सहयोग से COP29 प्रेसिडेंसी ने। उद्देश्य क्या है कि UNFCCC और पेरिस एग्रीमेंट के अनुसार जो क्लाइमेट फंड है, इन्वेस्टमेंट है और व्यापार है, उसके उपयोग से देशों की जो क्लाइमेट संबंधी जो टारगेट्स है और एक्शंस है उसको आगे बढ़ाना है, ये इसका मुख्य बात है। अब आता है ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म, किसने शुरू किया, UNIDO और क्लाइमेट क्लब ने शुरू किया, ताकि जो भी विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उसमें अधिक उत्सर्जन वाले जो उद्योग हैं उसमें डीकार्बनाइजेशन में तेजी लाया जाए, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑन ग्रीन डिजिटल एक्शंस, ये जो है COP29 और अनेक जो है संस्थान थे उसके साथ मिलकर शुरू किया गया। इसी तरह से कम्युनिटी कोलिशन फॉर क्लाइमेट एंड हेल्थ था, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकू डायलॉग ऑन वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन है, ठीक है, ये भी आप उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ समझो। 1.5 डिग्री पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन क्लाइमेट ट्रांजिशन पैक्ट प्रोग्राम, तो UNDP की संधारिता के लिए जो है ये शुरू किया, UNDP द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। लक्ष्य क्या है कि 2025 तक वैश्विक तापमान की में वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित रखने हेतु जो नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसको प्राप्त करने के लिए प्राइवेट सेक्टर और सरकारों के बीच में मजबूत सहयोग को हमें बढ़ावा देना है, ठीक है, मजबूत सहयोग की। अब कुछ अन्य पहल भी यहाँ पर की गई थी, कौन सा, तो पर्यटन में संवर्धित जलवायु कार्रवाई पर COP29 घोषणा पत्र है। इसी तरह से वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन, इसको किसने शुरू किया है, तो UAE ने शुरू किया है। उद्देश्य क्या है कि 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता को दोगुना करना है और उत्सर्जन में कमी करना है। हाइड्रो 4 नेट जीरो LAC पहल है।
उद्देश्य क्या है कि संधारणीय जल विद्युत अवसंरचना का विकास और उसको मॉडर्नाइज करना है। गैप्स है ग्लोबल अलायंस फॉर पम्प्ड स्टोरेज, इसको 30 से अधिक सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने शुरू किया है। और एक और है रेजिंग एम्बिशंस एंड एक्सेलरेटिंग डिलीवरी ऑफ द क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट। तो ये है वही निवेश के लिए अपना फंड वगैरह एस्टेब्लिश करेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो भी इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्या है, सब कुछ पढ़ना ही इसमें है। जो महत्वपूर्ण पहल थी, क्या पूछ देगा कुछ ठिकाना नहीं है, ठीक है। लेकिन आप एक बार सब कुछ देखे रहोगे तो एक नज़र आप क्वेश्चंस के सामने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ रहेगा। जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको एलिमिनेट कर ले जाओगे, एक दो बार रिवीजन करोगे तो, ठीक है। याद भले नहीं होगा पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें ये रहती हैं। अब आता है COP29 और भारत का इसमें जो है क्या रुख रहा, ये सब चीज़ों को हम देखते हैं। तो भारत ने UNFCCC COP29 का पूरे सत्र में जलवायु वार्ता के संबंध में अपना रुख को स्पष्ट किया। भारत का रुख क्या था कि भारत ने प्रतिवर्ष $1.3 ट्रिलियन का लक्ष्य प्रस्तावित किया। इसमें 600 मिलियन जो ग्रांट यानी अनुदान संसाधन से आने चाहिए, ठीक है। भारत ने बताया कि भारत ने मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम के दायरे में जो परिवर्तन है और पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो टेम्परेचर संबंधी टारगेट में बदलाव उसके प्रयासों का विरोध किया। मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम क्या है, तो UNFCCC का इनिशिएटिव है तो कि देशों को ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये है। अब इसमें जो बदलाव हो रहे हैं इस सब सारे प्रयासों का विरोध किया। उन्होंने बताया कि विकसित जो देश हैं उसको जस्ट ट्रांजिशन के लिए करना क्या चाहिए कि जो विकासशील देश है उसको फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजी उसको कॉपरेट करना चाहिए। भारत ने ग्लोबल स्टॉक टेक का जो परिणाम है उसके परिणाम के लिए किसी भी फॉलो अप मैकेनिज्म का विरोध किया, ठीक है। भारत ने UAE डायलॉग टेक्स्ट की आलोचना की, ठीक है। अब ये ग्लोबल स्टॉक टेक क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, हर 5 साल में होता है। देश ये मूल्यांकन करते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो लक्ष्य है वो कितना हम सामूहिक रूप से उसमें प्रगति कर रहे हैं, ठीक। ये बात है। भारत ने एडॉप्टेशन पर प्रोग्रेस को मापने के लिए जो स्पष्ट संकेतक है उसको सुनिश्चित करने को कहा और तीसरे पक्ष के डेटाबेस का उपयोग नहीं करना उस पर विरोध ही किया है, ठीक है। बाकू रोड मैप की स्थापना का समर्थन किया भारत, ठीक है। अच्छा, COP29 के दौरान अब यहाँ पे देखना ये है कि जो अनेक आयोजन थे भारत उसमें भागीदारी किया, जैसे आपदा रोधी अवसंरचना को अनुकूलन रणनीतियों में एकीकृत करने, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो CDRI ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस आइलैंड स्टेट पहल के तहत जो है छोटे छोटे जो लघु द्वीप विकासशील देश हैं उनमें 12 परियोजनाओं के लिए $8 मिलियन की फाइनेंस की। लीड IT की बैठक हुई भारत तो स्वीडन के द्वारा, ठीक है, लीड IT की। ग्लोबल साउथ के लिए एनर्जी ट्रांजिशन की जो है बैठक किसके द्वारा हुई, तो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा हुई, ठीक है। ये क्या था, ये इसका आयोजन विकासशील देश है उसमें एनर्जी ट्रांजिशन में सौर ऊर्जा की भूमिका क्या हो इस पर केंद्रित था, ठीक है। तो ये बैठकें हुई, भारत ने इसमें बात की। अब आता है आर्टिकल 6, वही जो आर्टिकल 6 की बात हम लोग जो यहाँ पे कर रहे थे। देखो यहाँ पे आर्टिकल 6 जो है वहाँ पे हम लोग इसमें देखो ये है कार्बन व्यापार और आर्टिकल 6 कार्बन मार्केट, और इसी में पेरिस एग्रीमेंट में जो है आर्टिकल 6 के लिए नियमों को अंतिम रूप दिया गया, ठीक है। तो यही आर्टिकल 6 के बारे में डिटेल से यहाँ पे दिया गया है एक अलग से सेक्शन बना करके, ठीक है। तो वो चीज़ है वो हम लोग समझते हैं आर्टिकल 6 क्या है, सुर्खियों में क्यों रहा है। तो पेरिस एग्रीमेंट के समझौते के तहत जो आर्टिकल 6 है उसके अंतर्गत आने वाले जो कार्बन क्रेडिट जो नियम है उसको 1 दशक तक उसमें बातचीत हुई और COP29 में उसके अंतिम रूप दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ को ध्यान देना। अब इसमें आर्टिकल 6 में क्या है कि इसमें जो कार्बन मार्केट है उससे टूल्स और मैकेनिज्म का डिटेल्स में विवरण दिया गया है। और NDC ये होता क्या है कि जो देश है ना उनका अपना जो नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है NDC उसको हासिल करने के लिए वॉलंटरी सहयोग करने में सहयोग करता है। कार्बन व्यापार क्या होता है, बाजार एक प्रणाली होती है व्यापारिक तौर पे जिसमें कार्बन क्रेडिट खरीदा जाता है, कार्बन क्रेडिट, ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जितना उसकी भरपाई की जाती है। अब कहाँ से प्राप्त होते हैं ये कार्बन क्रेडिट, जो उस ऐसी परियोजना से प्राप्त होते हैं जो कार्बन उत्सर्जन कम करती है और उसे रोकने का काम करती है, वो कार्बन क्रेडिट जारी करेगी और जिसने उत्सर्जन किया है वो उसकी भरपाई कैसे करेगा एक लिमिट बाद, तो वो वही जो है कार्बन क्रेडिट को खरीद करके करता है, ठीक। व्यापार योग्य जो एक कार्बन क्रेडिट होता है वो 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके बराबर किसी अन्य जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी के रोकथाम के बराबर होता है। अब ये सवाल पूछा जाता है कि कार्बन ट्रेडिंग की शुरुआत किस प्रोटोकॉल के तहत हुई थी, तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये बातें।
अब ये है आर्टिकल 6 के तहत प्रणालियाँ, इसमें बताइए कौन कौन सी प्रणालियाँ होंगी। ये प्रीलिम्स में आपको बिल्कुल नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछ सकता इसमें, ठीक है। ये उसना आपको डिटेल में जानना भी नहीं है। ये समझो यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते दोनों में एक कार्बन ट्रेडिंग की तुलना की बात यहाँ पे की जा रही है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में तो क्या था कि भागीदारी का दायरा जो विकसित देश तक था उनको सीमित था, और जो परियोजनाएं थी उनको विकासशील देशों में लागू किया जाता था। लेकिन पेरिस समझौता में दोनों देशों को शामिल किया जाता है, ठीक है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से जो परियोजनाएं थी वहाँ से आय मिलता था, उसका हिस्सा जो है एडॉप्टेशन फंड में जाता था। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल जो 6.4 है उसके तहत लेन देन होता है, उससे आय का हिस्सा 5% जो है ग्लोबल एडॉप्टेशन फंड जो है उसमें आवंटित होता है पेरिस समझौते में। बाजार का दायरा जो है वो सीधे विकासशील देशों में परियोजनाएं होती थी और ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन जो है विकसित देशों में होती थी। इसमें क्या है, बाजार आधारित और गैर बाजार दोनों आधारित अप्रोच शामिल किए जाते हैं। लेगेसी क्रेडिट जो है इसमें अनुमति नहीं है, ये कार्बन क्रेडिट ही इस्तेमाल होते हैं 2013 के बाद से। यहाँ पे जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसमें लेगेसी क्रेडिट थी, मतलब कोई निष्क्रिय परियोजना है उससे जुड़े पुराने क्रेडिट हैं तो उसका उपयोग की जा सकती थी। लेकिन यहाँ पे जो है लेगेसी क्रेडिट की जो सुविधा है वो पेरिस एग्रीमेंट में नहीं है, ठीक। तो ये था आपका जो है कार्बन जो है आर्टिकल 6 है। इसी में कार्बन ट्रेडिंग नियमों को एक दशक जब हुआ तो उसकी वार्ता के बाद जो है इसमें COP29 में अंतिम रूप दे दिया गया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो कि ये देखो एक इमीटर बी है और इमीटर ए है। इमीटर ए ने अपना कार्बन ग्रीन हाउस गैस का जो है उसने ये एक लिमिट है, तय सीमा, ठीक है, जो डॉटेड है लिमिट है। इसने क्या किया कि सब अपना जो है सीमा है उसका उल्लंघन कर दिया और इसने एक्सेस ग्रीन हाउस गैस इमिशन इतना कर लिया, ठीक है। वहीं एक जो है इमीटर बी है उसने क्या किया कि अपना जो है एक जो अपना रियल गैस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस है उसको एक तय सीमा के भीतर उसने क्या किया, अपना जो है इमिशन किया, ठीक। तो अब ये जो कार्बन मार्केट में अब जो है ये क्या करेंगे, ये जो गैस हाउस सबसे अधिक जो एमिशंस किए हैं इसकी भरपाई कैसे करेंगे। तो कार्बन क्रेडिट जो है वो उस यहीं से इसी की तरह जो है ये परचेज करेंगे। लेकिन बेचेगा कौन, जिसने जो है तय सीमा से कम जो है उसने क्या किया है, रिड्यूस किया है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को, तो ये जो है सेल करेगा, ठीक है। तो ये कार्बन मार्केट में यही जो सब चीज़ें होती हैं, कार्बन मार्केट में ट्रांजैक्शंस होते हैं इमीटर और पार्टिसिपेंट्स के बीच में, ठीक। अब इसमें दो चीज़ें और भी होती हैं। इसमें जो होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होता है, ऑक्शंस होते हैं, सेल होते हैं कार्बन मार्केट में। तो ये कार्बन क्रेडिट जो होता है वही यहीं से खरीदा जाता है, ठीक है। तो ये इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हो कि कैसे जो है कार्बन मार्केट काम करता है। इस तरह से हमने जो है आज की क्लास में समझा आर्टिकल 6 के बारे में। और ठीक जो है COP29 में बहुत सारे जो है वो हमने नए नए इनिशिएटिव्स को समझा। COP29 के जो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं उसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। एक बार आप जो है खुद भी जो है रिवीजन कर लेना, बिना रिवीजन के ये चीज़ें जो हैं फिर से जो है आप जो है याद नहीं रख पाओगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे कि इसमें एग्जांपल के तौर पे फाइनेंस एक्शन फंड है, ठीक है, इसको आप याद रखो, अजरबैजान ने शुरू किया है, मुख्यालय बाकू है, ठीक है, ये लिखे। NDC क्या है, कॉन्सेप्ट समझो, UNFCCC क्या है, कॉप होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे CCAC ने इसको शुरू किया और UNEC ने जो मीथेन वाला वो चीज़ आपको याद रखो, ठीक। इसी तरह से मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम क्या होता है, ये सब चीज़ों को याद रखो। तो सारी चीज़ें जो है ना इसमें आपको, और ये देखो ये आगामी COP30 का आयोजन कहाँ पे होगा, ब्राज़ील के बेलेम में होगा। ऐसे ऐसे फैक्ट जो है ना इसको आपको याद रखना है। भारत का जो पंचामृत है ये आपको जब रटा रहना चाहिए, तो कि मेंस में आपको लिखने में काम आएगा, ठीक है। GS3 हर जगह ऐसे वगैरह में आप यूज कर सकते हो एक एक चीज़ों को, तो ये आपको जो है ना याद रखना है। भारत का जो NDC है उसके बारे में आपको जानना है, ठीक। तो इस तरह से हमने देखा है बहुत सारी चीज़ों को आज की क्लास में। कल हम लोग जो है इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद है कि 3 से 4 क्लास हो गई और ये पूरा आपका जो नॉर्मेंट की मैगजीन है वो ख़त्म हो जाएगी। आर्ट एंड कल्चर की क्लास जो है सुबह कल वो भी आएगी, उसको भी साथ साथ ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये अक्टूबर मंथ तक ही है। अक्टूबर मंथ के बाद फिर से PT 365 आएगी, ठीक है। वो जो है उसमें संभवतः मार्च या फरवरी तक की चीज़ों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हमें देखना है और कॉन्सेप्ट्स आप जो है इसको पढ़ते रहिए, बेसिक्स, क्योंकि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो क्या है, स्टैटोडायनेमिक है, ठीक है। इसमें स्टैटिक और डायनेमिक दोनों पूछेगा। तो स्टैटिक चीज़ों को हमें भूलना नहीं है, स्टैटिक चीज़ों पे ही डायनेमिक चीज़ें बेस्ड होंगी। तो अगर स्टैटिक आपका मजबूत रहेगा तो आप जो है 70 से 75% क्वेश्चंस जो है वहाँ से आप सॉल्व करने में सक्षम रहोगे, ठीक है। वहाँ से आप एलिमिनेट कर पाओगे। सिर्फ डायनामिक पोर्शंस पे फोकस करने से नहीं होगा। आप करंट अफेयर के नेचर को देख रहे होगे, UPSC में कैसे दे रहा है, देखो सिर्फ खबरों में क्यों रहा, एक लाइन है ये खबरों में क्यों रहा, बाकी क्या है, बाकी जो है सब कुछ क्या है, स्टैटिक पोर्शन है,
यानी कि स्टैटिक पोर्शंस को आपको बहुत मजबूत करना है। और ये सब चीज़ें कैसे होंगी, जब बार बार आप जो स्टैटिक किताबों का बार बार अध्ययन करेंगे तो, रिवीजन करेंगे तो, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा उपाय है रिवीजन करने का कि टेस्ट अगर आप लगाते हैं तो डेली कम से कम आपका एक आदत होना चाहिए, सुबह 5 बजे उठ करके ही आप जो है कम से कम 50 टेस्ट जरूर लगा लो। अब 50 क्वेश्चन, टेस्ट नहीं 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस का एक सेट लगा लो सुबह उठते ही, एकदम दिमाग एकदम एक्टिव हो जाता है। फिर उसका नाश्ता वगैरह करके फिर जो है उसका वो सोल्यूशन से देखो कितना सही कितना गलत, फिर इसके बाद उसके नोट्स बना लो। तो इस तरह से जो है ना, ये क्या होता है कि रिवीजन होता रहेगा। 50 क्वेश्चन सुबह, 50 क्वेश्चन दोपहर, 50 क्वेश्चन शाम, ऐसे 3, एक दिन में एक टेस्ट खत्म, उससे एक तरह से अधिक ही हो गया वो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इस तरह से आप जो है करोगे तो शायद सब कुछ जो है आपका रिवाइज हो जाएगा। और पेपर्स अभी 100 दिन बचा हुआ है, आराम से आप चाहो तो क्रैक कर सकते हो बहुत आराम से। CSET पर ध्यान देना है, ठीक है। धन्यवाद।